हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। हम लोग एक बार फिर से इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने 10 पार्ट तक ऑलरेडी वीडियो को देखा हुआ है। हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 11 से, यानी कि पार्ट 11 ये वीडियो है, इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज के अंदर हम लोग ग्रुप डी 2018 में जो सामान्य विज्ञान के सवाल पूछे गए थे उन सब का रिवीजन कर रहे हैं आपके आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। और इस 10 पार्ट के अंदर हम लोगों ने 350 सवाल देखे थे, तो हम लोग इस वीडियो में 351 से स्टार्ट करेंगे। अब आप में से कुछ कमेंट करेंगे कि एनसीईआरटी बायो पहले कंप्लीट करवाइए। तो देखिए, एनसीईआरटी बायो में अब बस 2 ही चैप्टर हैं, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, उसके बाद इकोसिस्टम। तो ये दोनों ही चैप्टर्स मैं कंप्लीट करवाऊंगा। जब ये दोनों चैप्टर्स हो जाएंगे तब हमारा वो सीरीज समाप्त हो जाएगा। तो मुझे वो सीरीज समाप्त करने हैं, तो ये दोनों चैप्टर्स मैं आपको जरूर करवाऊंगा। उनमें मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में आपको मैं 120 सवाल करवाऊंगा। तो आप जानते ही हो क्वेश्चन लिखने में मुझे टाइम लगता है। बस ये 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं, तो ये मैं आपको जरूर करवाऊंगा। इसलिए आप इसके लिए टेंशन ना लें और इस सीरीज को देखें। इस सीरीज से आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है आपके एग्जाम में। यहाँ से आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। जिनके पास भी ये PDF है ये वाला, तो उनको मैं बता दूं कि जो हमारा वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 1, ये वॉल्यूम 2, ये वॉल्यूम 3, जो कि सामान्य विज्ञान के हैं, ग्रुप डी में जो सवाल पूछे गए थे उन सब के लिए। तो वॉल्यूम 1 से मैं सवालों को करवा रहा हूँ। वॉल्यूम 1 से मैं सवालों को करवा रहा हूँ। RRB JEE में जो सामान्य विज्ञान के सवाल पूछे गए थे, उसके बाद ALP में जो सामान्य विज्ञान के सवाल पूछे गए थे, इनका मैं सोल्यूशन ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अलग अलग प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, आप इसको चेक कर सकते हैं। और जो मैं ये सीरीज करवा रहा हूँ उसके लिए भी एक अलग से प्लेलिस्ट है, तो आप उन सारे ही वीडियोज़ को जो मैंने पहले अपलोड किए हैं उन सबको देख सकते हैं। तो इस वाले PDF में ग्रुप डी के अंदर जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो भी इसमें शामिल है। ALP के अंदर जो पूछे गए हैं वो भी शामिल है, और RRB JEE के अंदर जो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के सवाल पूछे गए हैं वो भी इसमें शामिल है। तो इसके अंदर आपको ये वाला मिलेगा, PDF मिलेगा, उसका जो वॉल्यूम 1 है वहाँ से मैं सवाल को करवा रहा हूँ। तो 350 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम लोग 351 से स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित 3 तत्वों में किसका सबसे बाहरी शेल भरा हुआ है, यानी कि आउटर मोस्ट जो शेल होता है वो भरा हुआ है। तो जो ग्रुप नंबर 18 के तत्व होते हैं उनका जो बाहरी शेल होता है, जैसे कि इसमें है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे तत्व हैं। इनका जो बाहरी शेल है ये भरा हुआ है। बाहरी शेल भरा हुआ का मतलब ये हुआ कि इसके बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा और हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ हीलियम है, इसके बाहरी शेल में एक ही शेल है, तो बाहरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। बाकी इनमें से कोई भी उठा लो, इनके बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है बाहरी शेल में तो हम बोलेंगे कि उनका बाहरी शेल भरा हुआ है और वो इनर्ट एलिमेंट है, अक्रिय तत्व है। ग्रुप नंबर 18 के जितने भी तत्व हैं सारे के सारे अक्रिय तत्व हैं। केवल हीलियम के केस में आप ध्यान रखेंगे कि इनके बाहरी शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इनर्ट है। हमारा आंसर यहाँ पर A हो जाएगा। एक लेंस की पावर -2.5 डायोप्टर है। लेंस का प्रकार और इसकी फोकस लंबाई क्रमशः होगी। देखो, पावर इज इक्वल टू ये 1/f होता है। जब हम फोकस दूरी मीटर में डालेंगे तब हमारा जो पावर है वो डायोप्टर में निकलेगा, यानी लेंस की जो क्षमता होती है उसको हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। फोकस डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस यानी कि फोकस दूरी बराबर हो जाएगा 1/p। p का वैल्यू हमें दे रखा है -2.5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो -0.4 ये मीटर आएगा। लेकिन यहाँ देखो निगेटिव है। निगेटिव का मतलब क्या हुआ? F अगर निगेटिव है इसका मतलब ये हुआ कि ये है कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस। अगर F पॉजिटिव होता तो इसका मतलब होता कि ये है कॉन्वेक्स लेंस। ये जो है ना, ये लेंस और मिरर दोनों के लिए सही है। फोकस दूरी ऋणात्मक होता है अवतल लेंस के केस में और अवतल दर्पण के केस में, और फोकस दूरी धनात्मक होता है उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण के केस में। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा अवतल वाला निगेटिव के साथ। ये हमारा राइट आंसर। ऊर्ध्वपातन क्या है? जनरली क्या होता है, जब हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है और फिर और गर्म करेंगे तो गैस में कन्वर्ट होगा। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कि कपूर आपने लोगों ने देखा होगा, जलाया होगा कभी। तो कपूर को जब हम गर्म करते हैं तो सीधा कपूर ठोस होता है, जैसे हम लोग गर्म करते हैं वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो कपूर हो गया और अमोनियम क्लोराइड हो गया NH4Cl, ये 2 कम से कम आप ध्यान में रखो कि ये ऊर्ध्वपातित होते हैं, यानी इसको गर्म करो तो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारा राइट आंसर। यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है।
डैश को विद्युत परिपथ में समानांतर में जोड़ा जाता है। समानांतर बोले तो पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो पैरेलल में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को। बी हमारा राइट आंसर, ये ध्यान में रखिएगा, इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है। और ये मापता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, ठीक है, विभवांतर। उसके बाद एमीटर हो गया। एमीटर को जोड़ा जाएगा सीरीज में और ये मापेगा क्या? ये करंट मापेगा। फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है सेफ्टी के लिए, तो इसको भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर, इससे भी करंट मापा जा सकता है, इससे भी करंट मापा जाता है, मापा क्या जा सकता है? करंट मापा जाता है, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे करंट जो कि माइक्रो एम्पियर में होते हैं, क्योंकि अगर करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुआ तो गैल्वेनोमीटर ये डैमेज हो जाएगा। तो बहुत ही छोटे छोटे करंट को यहाँ से मापा जाता है। साथ में ये करंट का जो डायरेक्शन होगा, जो दिशा होगा, ये भी बता देगा कि करंट का डायरेक्शन किधर है। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। किसने अपने आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों की अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी? तो मेंडलीव साहब ने, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि भविष्य में यहाँ पर जो तत्व खोजे जाएंगे, यहाँ पर जो तत्व को डाला जाएगा उसका नाम ये होगा। तो उन्होंने नाम दिया था एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। एका बोरोन के स्थान पर आज के डेट में स्कैंडियम है, एका एल्यूमिनियम के स्थान पर गैलियम है, एका सिलिकॉन के आधार पर जर्मेनियम है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं ग्रुप डी के अंदर, इस बार भी पूछे जाएंगे। तो मेंडलीव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेंडलीव को कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि जो आवर्त सारणी है उसके ये बाबूजी कहे जाते हैं, ठीक है, आवर्त सारणी के जनक कहे जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दिया हुआ है, न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव रूल दिया था, अष्टक नियम, और डोबेराइनर ने अपना ट्रायड दिया था, अपना ट्रायड दिया था। 3 ही ट्रायड इन्होंने दिया था। वो 3 कौन कौन से थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये 3 ट्रायड्स डोबेराइनर ने दिया था। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्कीन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2। ये एल्कीन का रासायनिक सूत्र है। यहाँ n हो जाता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन्स। ये तो एल्केन का है। इसी में से 2 गायब कर दो तो एल्कीन का हो जाएगा, उसमें से और 2 गायब कर दो तो एल्काइन का हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, CnH2n-2। ये एल्काइन का है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड हो। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु में जमीन के सापेक्ष 2 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है जब यह निम्नलिखित ऊंचाई पर होती है। जी का मान यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ये 2 जूल है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, यानी कि mgh हमारा 2 जूल है। m का मान 1 दे रखा है, g का मान आपको 10 लेना है, h का मान चाहिए। तो यहाँ से h हमारा आ जाएगा 2/10 यानी कि 0.2 मीटर। गैल्वेनीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसी को हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जस्ता। कौन सा राइजोम का उदाहरण है? राइजोम बोले तो प्रकंद, तो प्रकंद हो गया यहाँ पर अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ये प्रकंद का उदाहरण है। प्याज हो गया आपका शल्ककंद, ठीक है, शलकंद जिसे हम बोलते हैं, यानी कि बल्ब। आलू हो गया आपका कंद यानी कि ट्यूबर, कंद यानी कि ट्यूबर, बल्ब यानी कि शलकंद, और अदरक हल्दी ये है राइजोम यानी कि प्रकंद। सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर 58 है, परमाणु संख्या 58 है, कौन से ब्लॉक के अंदर ये तत्व आता है? देखो 4 ब्लॉक होते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। ये जो सीरियम है ये है F ब्लॉक का तत्व। F ब्लॉक में आपका एक तो लेंथेनाइड सीरीज होता है और एक एक्टेनाइड सीरीज होता है। ये लेंथेनाइड सीरीज का पहला तत्व है, लेंथेनाइड सीरीज का सीरियम ये पहला तत्व है, एटॉमिक नंबर 58 है। 2 तत्व है जो आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, एक है आपका लेंथेनम और दूसरा है एक्टीनियम। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है और एक्टीनियम का 89 है। पूछा जाता है बार बार इन दोनों के बारे में कि कौन से ब्लॉक के अंदर आते हैं। ये डी ब्लॉक के अंदर आएगा, ठीक है, डी ब्लॉक के अंदर आएगा, एफ ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा। लेंथेनम 57 और एक्टीनियम 89, लेकिन जो 58 है ये एफ ब्लॉक के अंदर आएगा। हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है, कोई यूनिट नहीं है? जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इस प्रकार से कोई मात्रक नहीं है, कोई इकाई नहीं है। इनमें से कौन सा वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई इकाई नहीं है? तो घनत्व को हम लोग मापते हैं किलोग्राम मीटर क्यूब में, यानी यूनिट तो होता ही है घनत्व का। दाब को हम लोग मापते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, इसी को बोलते हैं पास्कल। संवेग को हम लोग मापते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में। संवेग होता है P = mv, तो m के लिए kg और v के लिए मीटर पर सेकेंड। ये हो गया संवेग का, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये सब यूनिट है इन तीनों का। लेकिन जो सापेक्षिक घनत्व होता है इसका कोई इकाई नहीं, कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस होता है। ये यूनिट लेस होता है क्योंकि ये दो डेंसिटी का, दो घनत्व का रेशियो है। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट का हमें रेशियो चाहिए, सापेक्षिक घनत्व चाहिए उसका, तो हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिखेंगे और नीचे में जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए, सापेक्षिक लिखा है ना, तो जिसके सापेक्ष निकालना है उसका डेंसिटी डाल दो। जैसे कि वाटर के रिस्पेक्ट में निकालना है तो वाटर का डेंसिटी नीचे डाल दो। तो यहाँ भी आएगा ऊपर में kg पर मीटर क्यूब और नीचे भी आएगा kg पर मीटर क्यूब। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा। जैसे मान लो 0.6 मिलेगा, 0.3 मिलेगा, ठीक है, 0.8 मिलेगा, इस प्रकार से कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है यहाँ पर, लेकिन यूनिट नहीं होगा साथ में। तो सापेक्षिक घनत्व बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दे आपसे, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसे बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व। कोई एसआई मात्रक, क्या कोई भी मात्रक इसका नहीं होता, ये यूनिट लेस होते हैं। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका के ध्रुमांश के बीच के संधि को क्या कहते हैं? यहाँ पर दो न्यूरॉन्स हैं, दो तंत्रिका है, तो दो तंत्रिका के बीच में जो जंक्शन बनता है उसे हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, साइनेप्स बोलते हैं। ये जो पूरा जंक्शन है इसे हम साइनेप्स बोलते हैं। और दो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं होते एक दूसरे से, उनके बीच में कुछ गैप होता है जिसमें कुछ केमिकल्स होते हैं। इस गैप को हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो गैप है इसे हम लोग बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो पूरा जंक्शन है इसे हम लोग साइनेप्स बोलेंगे। नोड ऑफ रेनवियर, देखो यहाँ पर, देख रहे हो यहाँ पर, ये माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ है और इसके बीच का जो ये गैप है इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। धातु के तार का प्रतिरोध होता है। धातु का तार यानी कि एक मेटल का वायर है, एक मेटल का वायर है, मान लो ये मेटल का वायर है, इसका लेंथ L है, इसकी जो मोटाई है वो A है और इसकी जो प्रतिरोधकता है वो रो है। तो R = ये रो L/A होता है, यानी R डायरेक्टली है L के, R डायरेक्टली है L के, R इनवर्सली है 1/A के, है ना। तो यहाँ देखो, इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, D हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं यह लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब यही हुआ तार की मोटाई, इसके ये उल्टा है। यानी लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा, मोटाई बढ़ाओगे प्रतिरोध घटेगा। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे ये वो तरंगे होती है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कोई ना कोई माध्यम चाहिए, चाहे ठोस हो, गैस हो, लिक्विड हो, कोई ना कोई चाहिए। तो हमारा आंसर यहाँ ध्वनि हो जाएगा। आप जानते हो ध्वनि जो है निर्वात में, ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चलती है। इसके अलावा जो भी है यहाँ पर रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, एक्स किरण या फिर जो प्रकाश है, वो सारे के सारे विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, निर्वात में भी ये चलते हैं। समय t के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण डैश द्वारा किया जाता है। मान लीजिए कोई तार है, ये कोई तार है, इसमें मान लो करंट I फ्लो हो रहा है, t समय के लिए फ्लो हो रहा है और इसका जो प्रतिरोध है वो R है। अब आप जानते हैं जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वो तार गर्म भी हो जाता है। वो तार गर्म हो जाता है और उससे कुछ ऊष्मा निकलती है। ये ऊष्मा कितनी निकलती है, यानी जो ऊष्मा है वो कितनी निकली, इसको लिखा जाता है ऐसे I² RT। ये फॉर्मूला होता है H = I² RT, यानी विद्युत धारा के प्रवाहित होने से ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। इसे हम बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो H = I² RT, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो, करंट ज़्यादा दोगे तो ऊष्मा ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा समय के लिए दोगे तो भी ऊष्मा ज़्यादा निकलेगा, और तार का प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा ऊष्मा उतना ही ज़्यादा निकलेगा। निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है?
सहसंयोजक बंध तो आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, मतलब ना तेरा है ना मेरा है, हम दोनों का है। और एक होता है ध्रुवीय और एक होता है गैर ध्रुवीय। गैर यानी कि नॉन पोलर, नॉन पोलर, और ध्रुवीय सिर्फ बोल देता तो पोलर, यानी कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंध यानी कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और गैर ध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो जैसे मान लो मैंने यहां पे ले लिया HCl लिया। हाइड्रोजन और क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है? तो यहां जो क्लोरीन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, और इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। अब क्लोरीन ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसके पास, तो En अगर ज्यादा है यानी कि विद्युत ऋणात्मकता अगर ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी इसके पास ज्यादा है, तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये अपनी ओर खींचेगा, इसको ये अपनी ओर खींचेगा क्योंकि इसकी En अधिक है, जिसके कारण ये होगा इसके ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों? आप जानते हो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो छोड़ कर जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिससे छोड़ कर जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो क्योंकि यहाँ पूरी तरह से छोड़कर नहीं गया है इसलिए पूरा प्लस चार्ज हम नहीं लिखेंगे, पार्शियल लिखेंगे, आंशिक रूप से धनात्मक और यहाँ पर आंशिक रूप से ऋणात्मक। तो ये हो गया पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलैरिटी आ गया इन दोनों के बीच में। जब प्लस माइनस यहाँ दिख जाए मतलब ये दोनों में, इन दोनों में पोलैरिटी आ गया, तो ये पोलर कोवैलेंट हो गया। लेकिन वहीं मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया, इन सब के बीच में क्या होगा? कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी के पास नहीं खिसकने वाला है, क्योंकि दोनों के दोनों तत्व यहाँ पर एक ही है। तो जो En इसका है वही En इसका है, तो कोई किसी को अपनी तरफ नहीं खींचने वाला यहाँ पर, ना ही यहाँ पर ना ही यहाँ पर। तो यहाँ देखो हमारा आंसर क्लोरीन अणु हो जाएगा, यानी कि Cl2। ये पानी है H2O, ये अमोनिया है NH3, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब दोनों तत्व बराबर होंगे तभी ये नॉन पोलर कहलाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलग अलग तत्व हो तो भी नॉन पोलर हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि En क्या है और उनकी जो संरचना है वो किस प्रकार से है। जैसे कि जो मीथेन है, मीथेन, इनमें जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनता है वो भी नॉन पोलर कोवैलेंट ही होता है, जबकि यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग तत्व है। निम्नलिखित में से बल की इकाई है, तो बल की इकाई है न्यूटन, पास्कल है दाब की इकाई यानी कि प्रेशर, जूल हो गया आपका कार्य या फिर ऊर्जा की इकाई, वाट हो गया आपका शक्ति की इकाई यानी कि पावर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मोम की तरह नरम होती है और इसे चाकू से काटा जा सकता है? तो पोटेशियम, लिथियम और सोडियम, ये तीनों ही सॉफ्ट होते हैं, इन तीनों को चाकू से आराम से काटा जा सकता है। एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरती है कि उसका 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है, वस्तु का घनत्व पानी से n गुना है, तो n का मान कितना है? इस तरह के जो सवाल आए कभी तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से ध्यान में रख लो। यहाँ लिखा हुआ है एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरती है कि उसका 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है, 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है। उसके बाद है वस्तु का घनत्व पानी से n गुना है। यहाँ देखो इस फॉर्मूले में द्रव का घनत्व, द्रव हमारा यहाँ पर पानी है, मान लेते हैं कि द्रव का घनत्व यहाँ पर d है। द्रव का घनत्व अगर d है तो वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से n गुना है, यानी कि जो हमारा वस्तु है उसका घनत्व पानी के घनत्व से n गुना है, बराबर वस्तु का टोटल आयतन अगर हम v मान ले तो वस्तु का द्रव में डूबा हुआ आयतन क्या है, इसके टोटल आयतन का 1/3 हिस्सा है, यानी कि v/3 है। तो ये v और नीचे में 3 आ गया। हमें n का वैल्यू चाहिए, v से v यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, d से d ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n = 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर d हमारा राइट आंसर होगा। डैश समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो पादप जगत को 5 समूह में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जो थैलोफाइटा के पादप होते हैं उसी को शैवाल कहा जाता है, ठीक है, उसी को शैवाल कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। जो 5 समूह है उसमें से केवल एंजियोस्पर्म है जो कि फूल देते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो पुष्पी पादप होते हैं। ये चारों के चारों जो है ये फूल नहीं देते हैं, पुष्प नहीं देते हैं। जब वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा डैश होगी। गतिज ऊर्जा बराबर ये होता है 12 mv²। ये द्रव्यमान है, ये स्पीड है।
यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती है वी स्क्वायर के। यानी अगर आप गति को दोगुना कर दो तो जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुनी हो जाती है, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 गुना हमारा राइट आंसर। हाफ एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का संवेग क्या होगा? तो संवेग बराबर, संवेग को हम लोग p से डिनोट करते हैं, तो p इज इक्वल टू m इंटू में v होता है। m की जगह पर यहाँ पर 1/2 m लेना है और v की जगह पर यहाँ पर 2v लेना है। 2 से 2 यहाँ पर खत्म हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा mv। किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध है जिनमें से प्रत्येक का मान 1/5 ओम है। उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। मान लीजिए आपके पास है n प्रतिरोध यानी प्रतिरोध की जो संख्या है वो n है, और ये जो n प्रतिरोध है सबका प्रतिरोध जो है R ही है। यानी आपके पास n रजिस्टर है संख्या में, 1 2 3 4 इस तरह से n रजिस्टर्स हैं और सबका जो रेजिस्टेंस है वो R ही है। अब हम चाहते हैं इन सारे रजिस्टर को जोड़ करके एक बार हम चाहते हैं कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्राप्त हो यानी कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो, और एक बार हम चाहते हैं कि मिनिमम रेजिस्टेंस प्राप्त हो। क्या करेंगे? यहाँ देखो अधिकतम प्रतिरोध चाहिए। जब आपके पास n रजिस्टर्स हैं, सबका प्रतिरोध एक समान है, R है, हमें मैक्सिमम प्रतिरोध चाहिए, तो इसके लिए हम लोग करेंगे इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस निकल करके आएगा वो NR आ जाएगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर R इक्विवेलेंट हो जाएगा ये। अगर हम चाहते हैं कि मिनिमम निकले, R इक्विवेलेंट मिनिमम निकले, कम से कम निकले, तो इसके लिए हम करेंगे R/N। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर देखो n की जगह पर आपके पास 5 है क्योंकि 5 प्रतिरोध बोल रखा है, और R की जगह पर यहाँ पर 1/5 है। हमें क्या चाहिए? अधिकतम चाहिए। R जो है ये मैक्सिमम चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n इंटू में R, तो 5 और गुने में 1/5 यानी कि 1 ओम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही मिनिमम बोलता, न्यूनतम बोलता, तो हम R/n करते यहाँ पर। एक शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ हम लोग बोलते हैं तत्व को और यौगिक को, एलिमेंट को और कंपाउंड को। जो मिश्रण होता है, जो मिक्सचर होता है, वो शुद्ध पदार्थ नहीं होता है। यहाँ देख लो, हमसे शुद्ध पदार्थ बोला है, तो देख लो कौन मिश्रण नहीं है। चीनी का घोल क्या है? मिश्रण है। दूध में कई तरह के चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, तो कई सारे चीज इनमें मिक्स होते हैं। एयर में तो आप जानते ही हो, अलग अलग गैसेज है, मिक्स है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे गैसेज हैं जो मिक्स है इसके अंदर, तो ये सारे अशुद्ध पदार्थ हैं। मीथेन हमारा यौगिक हो गया, ये शुद्ध पदार्थ हुआ। डैश के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज बोले तो जाइगोट, युग्मनज यानी कि जाइगोट। तो जाइगोट का निर्माण होता है निषेचन के कारण। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो ध्यान में रखना कि फर्टिलाइजेशन इसी को बोलते हैं उर्वरीकरण। आपके एग्जाम में निषेचन की जगह पर उर्वरीकरण दिख जाए तो आप इसको टिक मारना। तो फर्टिलाइजेशन का ही मतलब निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन का ही मतलब उर्वरीकरण होता है। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए डैश धातु का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसके लिए। इसका मेल्टिंग पॉइंट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। एनसीईआरटी में यही वैल्यू दे रखा है, 3380 डिग्री सेल्सियस ये टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसी टंगस्टन का है। इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, इसका जो सिंबल होता है W होता है। तो D हमारा राइट आंसर। जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो नाइक्रोम है ये मिश्र धातु है, टंगस्टन धातु है, लेकिन ये जो नाइक्रोम है ये मिश्र धातु है। डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। गर्म खून वाले हैं पक्षी, और जो मैमल स्तनधारी होते हैं, और जो पक्षी होते हैं उनका खून गर्म होता है। ठीक है। बाकी रेप्टाइल, एम्फीबियन और जो फिशेज होती है, इन सब का जो खून होता है वो कोल्ड होता है, यानी ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और ये वार्म ब्लडेड एनिमल है। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण निम्न में से कौन सा है? वेग बोला है और समय बोला है,
यानी v और t के बीच में कौन सा हो जाएगा। ये होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी हो गया अंतिम वेग, u हो गया प्रारंभिक वेग, a हो गया त्वरण, t हो गया समय। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस बोले तो बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस। तो बाइल जूस ये बनाता है लीवर और स्टोर होता है किसमें, गॉल ब्लैडर में, यानी कि पित्ताशय में। तो हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, यकृत, ठीक है। यकृत बनाएगा पित्त और जाकर के संचित होगा पित्ताशय में। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल डैश में अधिकतम होता है। ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। ठोस में जो कण होते हैं वो इतने पास पास होते हैं कि उनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है। तो ठोसों के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं तो आकर्षण बल इसमें अधिक होगा। द्रव के जो कण होते हैं ठोस की तुलना में दूर होते हैं तो इनमें आकर्षण बल कम होता है। गैस के कण काफी दूर होते हैं तो इनमें आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, तांबे की छड़। ये ठोस है, ये ठोस है। तो ये हमारा पार्ट 11 था, ये हमारा पार्ट 11 था। हम लोग मिलते हैं पार्ट 12 में। थैंक यू सो मच।